दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना, ये एक जंग के समान होती है और इस जंग में जीतता वही है जिसके पास में स्ट्रेटजीज होती है। सही बोला कि नहीं बोला? हमारे जो अगले स्पीकर हैं, ये 6 गेम चेंजर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 6 ऐसे गेम चेंजिंग आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यानी कि 6 ऐसे गेम चेंजिंग आइडिया जो आपकी हारी हुई जिंदगी को विनिंग में बदल सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुल बनने का आइडिया देने वाले हैं। दोस्तों, मैं इनकी बातों का बहुत बड़ा फैन हूं। ये जब भी बात करते हैं, मैं इनके आगे सरेंडर हो जाता हूं। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी सरेंडर हो जाइए। इनका नाम मिस्टर मुरली मेहता है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ गुरुओं के भी गुरु मिस्टर मुरली मेहता का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दोस्तों, स्क्रैटन यूनिवर्सिटी ने 2016 में एक रिसर्च किया और वो रिसर्च के मुताबिक जगत में सिर्फ 20% लोग अपना गोल सेट करते हैं न्यू ईयर के दिन या कोई और दिन, और उसमें से सिर्फ 8% लोग अपना गोल अचीव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1.6% लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग अपना गोल सेट करते हैं और अचीव करते हैं, और ये लोग हैं दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। जॉन गोदार्ड नाम का एक अमेरिकन ऑथर, एक्सप्लोरर, लेक्चरर, एडवेंचरर, जब सिर्फ 15 साल का था तभी उसने अपने जीवन काल के लिए, पूरे जीवन काल के लिए 127 गोल नक्की किया। उसमें से वो 90 साल तक जिए। उन्होंने 111 गोल करीबन अचीव कर लिए थे, सिर्फ 16 गोल बाकी रह गए थे। एन अमेजिंग अचीवमेंट। हमारे गोल्स क्यों बाकी रह जाते हैं? हम अपने गोल्स क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं? जो सामान्य वजह है उसकी बात हम नहीं करेंगे। कमिटमेंट, हार्ड वर्क, प्लानिंग, एक्शंस, उसकी बात नहीं करेंगे। हम कुछ 6 गेम चेंजर्स की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सफल लोग अपना गोल अचीव कर पाए हैं। आप भी कर पाएंगे। शायद ये 6 गेम चेंजर्स के बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। अगर सोचा है तो आपने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी है। अगर इम्पोर्टेंस समझी है तो आपने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपको सफल होने में कितनी सहायता मिलती है। पहला गेम चेंजर है एंकरिंग। एक बोट को या शिप को समंदर में स्टेडी रखना है, खड़ा करना है, तो एंकर किया जाता है, और वो एंकरिंग की वजह से लहरों में खींच नहीं जाता है, हवा से दूर हिल नहीं जाता है, तूफान आता है तो डूब नहीं जाता है, टिका रहता है, स्टेडी रहता है। अगर आप अपने गोल को एंकर करेंगे तो आपका गोल भी स्टेडी रहेगा, डूब नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, हिल नहीं जाएगा, खींच नहीं जाएगा। ये एंकरिंग एक इमोशन से होता है, और वो इमोशन है लव का इमोशन, प्यार का इमोशन। ये इमोशन आपके गोल को और आपको दोनों को पुश करता है, धक्का मारता है। हम जितने भी चमत्कार सचते, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, feats, miracles and actions, they are often driven by this emotion of love. मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 35 साल पुरानी बात है। एक फीमेल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थी, सिंगल मदर। वो MDRT करना चाहती थी। मैंने बोला, आपकी MDRT करने की वजह क्या है? वजह होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को मैं एक फ्लैट देना चाहता हूँ विरार में। उस ज़माने में वो कीमत में मिल जाते थे। तो उन्होंने किया MDRT काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद, और मम्मी को फ्लैट दिया। दूसरे एक माहिर, बहुत काबिल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, उसको पूछा मैंने कि आप COT क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मेरी मम्मी को बड़े फ्लैट में ले जाना चाहता हूँ। और उन्होंने 1 महीने में कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाया, 2 महीने नहीं दिखाया, 3 महीने नहीं दिखाया। चौथे महीने मैंने पूछा, आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? तो वो रो पड़े।
और नवंबर तक उन्होंने COT ख़त्म कर लिया। मम्मी को शिप भी कर दिया। ये जो इमोशंस है उसकी वजह से हमें नया मोटिवेशन मिलता है, बहुत बड़ा पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लव का इमोशन है, इसकी वजह से ऑल नेगेटिव थिंकिंग चला जाता है। हीराकनी और शिवाजी महाराज के गढ़ की कहानी बहुत जानी मानी है। उसका बच्चा रो रहा था दूध पीने के लिए, तो वो कैसे की बर करके अंदर चली गई। सुबह जब बाहर निकल रही थी तभी सैनिक ने पूछा तुम अंदर गई कैसे? तो उसने समझाया कि ऐसे खाई में अंदर गई, दीवार के ऊपर चढ़ी और वहाँ से कूद पड़ी। करके दिखा तो अभी करके नहीं दिखा सकती थी, उसको पॉसिबल नहीं था। वो लव के इमोशन की वजह से ये नहीं सोच पाई कि मैं चढ़ सकती हूँ या कूद सकती हूँ, ये सब उसने सोचा नहीं। कोई नो नेगेटिव थॉट्स। बॉफोर्स नाम की गन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उसमें बम रखा जाता है और पीछे चार्ज रखा जाता है। वो चार्ज बम को धक्का मारता है 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर। ये चार्ज की वजह से वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वहाँ जाके एक्सप्लोड होता है, डिस्ट्रक्शन करता है। इसी तरह ये जो इमोशन है लव का, जितना पावरफुल होगा इतना बड़ा आपका गोल अचीवमेंट होगा, इतना जल्दी से होगा। शर्त इतनी है कि आपका प्यार, आपका इमोशन बहुत जेन्युइन होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका प्यार कमज़ोर है तो उसकी असर पावरफुल नहीं होगी। आप किसी पर्सन को या किसी पर्पस को बहुत प्यार करते हो, उसके बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। लगान पिक्चर में आखिरी बॉल में 6 मारने का है, एक 6 की ज़रूरत है। भुवन सोचता है उसकी माँ ने क्या कहा था, उसकी बीलेवेड ने क्या कहा था, गांव के मुखिया ने क्या कहा था, गांव के मुखिया ने क्या कहा था, गांव के सीनियर सिटीजन्स ने क्या कहा था, सब उसके सामने आ जाता है और वो 6 मार सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। कोई कहता है कि मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आपके गोल के साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। अगर टेंटेटिव रिलेशनशिप है, किसी और ने कहा इसलिए रिलेशनशिप है, खुद अपने गोल को प्यार नहीं करते हो, तो आपको गोल अचीव करना मुश्किल है। जिस चीज़ को आप प्यार नहीं करते हो वो उसको आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिसको प्यार करते हो उसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, ये नियम है। दूसरा जो एंकरिंग है वो प्रेस्टीज एंकरिंग है। जो अचीवर्स होते हैं उनको अपनी प्रेस्टीज बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सफल फाइनेंशियल एडवाइज़र ने मुझे कहा कि मुझे TOT करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे क्रिटिक्स खुश हो जाएंगे। मैं अपने क्रिटिक्स को खुश नहीं होने देना चाहता। अपने प्रेस्टीज का सोचो, अपनी काबिलियत का सोचो और उसके लिए आप गोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा समझो, उसकी मैं एंकरिंग कर दो। ये जो इमोशनल एंकरिंग की बात मैं कर रहा हूँ उसका मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत पावरफुल उदाहरण है। वो है एक लड़का कॉलेज की फुटबॉल की टीम में पार्टिसिपेट करता था। कुछ 15 दिन के लिए वो नहीं आया। जब ये आया तभी उस दिन दूसरी कॉलेज के साथ मैच थी, तो उसने बोला कोच को मुझे खेलना है। कोच बोला तुम 15 दिन से आया नहीं हो, तुम खेल के कैसे पाओगे, तकलीफ होगी, हम हार जाएंगे। नहीं, बोला मुझे खेलना ही है, आज तो मुझे खेलना ही है। बहुत बहस हुई, कोच को उसकी बात माननी पड़ी, वो खेला। ऐसा सुंदर खेला कि जितनी दफ़ा बॉल आया उतनी दफ़ा गोल किया। उसकी टीम जीत गई, उसको बहुत मान दिया गया, सम्मान दिया गया। कोच आके पूछा कि तुम इतना अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, 15 दिन से प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर भी तुमने इतना अच्छा क्यों खोला? कि आज मेरे पिताजी देख रहे थे। तो वह क्या होता था कि जब भी प्रैक्टिस करता था, वहाँ स्टेडियम जैसा कुछ था, वहाँ उसके पिताजी आके बैठते थे। तो कोच ने वहाँ देखा कि उधर आए हैं कि नहीं आए हैं।
बोले आज मेरे पिताजी नहीं आए, वो आते थे तो भी देख नहीं पाते थे, तो आके सिर्फ बैठते थे। 15 दिन पहले वो चल बसे, आज वो मुझे ऊपर से देख रहे थे और मैं उनके लिए खेल रहा था। वो उनके लिए खेल रहा था, इसलिए वो बहुत सुंदर खेला। इमोशनल एंकरिंग करो, आप अपने गोल में बहुत पावर भर दोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वो इतना ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो सूटेबिलिटी। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आपको एक कप कॉफ़ी पीनी है तो भी सोचना पड़ता है कि मेरी इंटरनल सिस्टम को ये सूटेबल है कि नहीं। आप कपड़ा खरीदते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ये सूट होगा कि नहीं, मुझे बराबर मेरी पर्सनालिटी के लिए प्रॉपर है कि नहीं। आप जॉब करने को जाओगे तो भी सोचना पड़ता है कि मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। आप शादी करने को जाता है तो भी कंपेटेबिलिटी देखनी पड़ती है कि ये मैं और सामने वाले व्यक्ति दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं कि नहीं। सूटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, वो मेरा गोल है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए सूटेबल हूँ कि नहीं। मेरे में राजनीति है, कूटनीति है, लीडरशिप है, वक्तृत्व कला है, थिक स्किन हूँ, लोगों को आकर्षित कर सकता हूँ, संविधान के बारे में जानता हूँ। जितना ज़्यादा हाँ मिलेगा उतना मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना ज़्यादा है, मेरा इतना चांसेस बढ़ जाता है। अगर मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ उसके मुझे सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी आपका गोल का घर है। अगर ये घर में वो सूटेबल है, उसको अच्छा लगता है, तो वो बार बार आएगा। आपका गोल, आपको सफलता, आपका टीओटी के लिए फिट है तो बार बार टीओटी करोगे, नहीं है तो एक दफ़ा सीओटी टीओटी करके छोड़ दोगे। मेरा एक दोस्त बचपन से ही सेविंग करता था और 95 रुपीज़ बैंक में जमा होते थे, तो कहीं से भी कैसे भी करके 5 रुपया इकट्ठा करके डाल देता था, क्योंकि 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता था, 100 से कम में इंटरेस्ट नहीं मिलता था। उसकी फाइनेंशियल सेंस वो उस उम्र में भी बहुत ज़्यादा थी। वो सूटेबल था करोड़पति बनने के, बन गया, इज़ अ करोड़पति, बिकॉज he had that sense right from beginning. विंस्टन चर्चिल बहुत सफल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बुरी तरह से हार गए, क्योंकि इंग्लैंड की प्रजा ने सोचा कि ये पीस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीस टाइम के लिए कोई दूसरा लाना है, ये वॉर टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो सूटेबल नहीं माना और उनको हार गए। अगर आप बड़ा घर लेना चाहते हो तो आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए, सेविंग की हैबिट होनी चाहिए, घर मैनेज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सब कुछ अगर है आपके पास तो आप घर ले सकते हो। आप टीओटी करना चाहते हो तो एक एलिगेंस होना है, एक थिंकर होना है, इनोवेटिव होना है, अच्छे कम्युनिकेटर बनना है, ना सुनने की हैबिट डालना है, इमेजिनेटिव प्रेजेंटेशन करना है। ये पर्सनालिटी आपकी है तो आप सूटेबल हो। अगर नहीं है तो ग्रूम करो, आप जल्दी से सीओटी टीओटी हो जाओगे। जो आप बनना चाहते हो, जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करो। परसिस खंबाता नाम की एक ब्यूटी क्वीन भारत की और एक फिल्म की एक्ट्रेस, स्टार ट्रेक में उसने काम किया था, उसको मैं 1980 में सैन फ्रांसिस्को में मिला था। बहुत सुंदर व्यक्ति। उसने मुझे बताया कि जब भी ऑडिशन के लिए जाना था तभी उसने फाइंड आउट किया कि कैरेक्टर कैसा है। तो वो कैरेक्टर था कि एक लेडी थी, बहुत पावरफुल लेडी थी। वो एक अच्छा सा फ्रॉक पहनती थी, बड़े बड़े कॉलर वाला, और उसके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, सर पूरा बोल्ड था। उसने अपना सर के बाल निकलवा दिए, ऐसा फ्रॉक सिलवाया और ऑडिशन के लिए गई।
उसने कहा कि जब भी मैं अंदर हॉल में गई तो सिर्फ 2 आदमी बैठे थे, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और मुझे बराबर याद है कि जैसे मैं एंटर हुई उसने दोनों का हाथ ऊपर हुआ कि दिस इज़ द लेडी। शी हैड मेड हर सेल्फ सुटेबल फॉर दैट रोल एंड शी गॉट इट। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए सुटेबिलिटी बढ़ाइए, और सुटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अतीत में से बाहर आ जाइए। अतीत का इंसल्ट्स, अतीत की बातें, अतीत की फेल्योर्स, अतीत की चर्चाएं, सबको बाजू में रख दीजिए। आज के प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर में रहिए। आज के डिसीजंस अतीत के हिसाब से मत लीजिए। योर फ्यूचर इज नॉट इक्वल टू योर पास्ट। इट्स अ गॉन थिंग, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, वो घाव को याद रखोगे, तो अपनी सुटेबिलिटी नहीं बढ़ा पाओगे। सुटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको अतीत को भूल जाना चाहिए बिल्कुल। जो घाव लगे हुए हैं उसको भर दो, जिन्होंने घाव दिए थे उनको फॉरगिव कर दो, और देखो कितना परिणाम आता है। वेन डायर ने अपनी किताब में लिखा है कि फॉरगिव करने से कितना अच्छा परिणाम आता है। सो सेकंड प्रिंसिपल इज सुटेबिलिटी। इंक्रीज योर सुटेबिलिटी, दैट्स अ गेम चेंजर। आपका पूरा जो शक्ति है उसको दोगुना कर देगा। जितने आप सुटेबल होगे उतना आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है गेम चेंजर, वो है सारथी, मेंटोर, कोच। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए। दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी, नारायणी सेना, और अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सारथी बनो। भगवान कृष्ण ने उसको पूछा, तुमने मुझे सारथी की तरह क्यों चुना? तो उसने कहा कि अगर मैं सेना सिलेक्ट करता था, सेना को चूज करता था, तो मुझे सेना को मार्गदर्शन देना पड़ता था, सेना को युद्ध की गहराइयों में से बाहर निकालना पड़ता था, उसका ध्यान रखना पड़ता था, उसको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। अगर मेरे पास सक्षम सारथी होगा तो वो मुझे मार्गदर्शन देंगे, वो मुझे युद्ध की गहराइयों में से बाहर निकालेंगे, वो मुझे प्रेरणा देंगे। इसलिए मैंने आपको चुना, और वो उसकी वजह से जीत भी गए। अर्जुन की बात हुई तो मुझे एक बात और याद आ गई सुटेबिलिटी के बारे में। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में सुटेबिलिटी उनकी कम हो गई। उन्होंने शस्त्रों रख दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने भीष्म पिता दिखाई देते हैं, गुरुजन दिखाई देते हैं, मेरे संबंधी दिखाई देते हैं, भाई दिखाई देते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने उसको भगवद गीता सुनाई, उसका कर्तव्य समझाया, उसका माइंडसेट चेंज किया, उसकी सुटेबिलिटी बढ़ गई, और वो युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा योद्धा बन के लड़ा और जीता। ये सुटेबिलिटी की बात थी, और उसके सारथी की वजह से वो जीत गया। आपके पास एक अच्छा सारथी होना बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शक, कोच कहो, मेंटर कहो, कंसल्टेंट कहो। राजेश सातोस्कर ने कहीं एक जगह पे स्पीच दी थी अभी रिसेंटली। उनमें लेट श्री सतीश मंजूरी के बारे में बहुत भावुकता से बात बताई उन्होंने, कि वो उनके बहुत अच्छे मेंटर थे, बहुत अच्छे कोच थे। आपका डीओ आपका बहुत अच्छा कोच बन सकता है, लेकिन एक कोच होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप आपकी कठिनाइयाँ कह सकते हो, आपकी तकलीफें उनको बता सकते हो, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। और कोचिंग में तो ऐसा होता है कि वो आपको सोचने से मजबूर करता है, और आप खुद अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ निकालते हैं। जितने भी ख्यातनाम सफल सीईओज हैं, वो सबके पास एक
अच्छे कोच है जो उनके मार्गदर्शन देते हैं और सालों तक कंटिन्यूसली वो रखते हैं। एक एमडी ने अभी एक रिसेंटली एक वेबिनार में बताया था कि उनके पास एक कोच है जो 25 साल से है और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मैटर में उनको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके पास भी एक ऐसा कोच हो, वो बहुत ज़रूरी है, जिसके पास से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और आपके गोल्स जल्दी से अचीव करने में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल अचीव करने में वो सहायता कर सकते हैं। चौथा गेम चेंजर है एथिक्स। इसका मतलब ये नहीं है, एथिक्स का मतलब इधर मॉरल नहीं है, एथिकल नहीं है, डिसिप्लिन है। सभी लोग जो सफल होते हैं वो एक डिसिप्लिन ऑब्जर्व करने से सफल होते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं और वो रूटीन कंटिन्यूसली फॉलो करने की वजह से उसमें वो माहिर हो जाते हैं और ख्यातनाम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। माइकल जॉर्डन का एक रूटीन था कि रोज रात को एक नया स्टेप ढूंढने की कोशिश करने का, और वो नया स्टेप उन्होंने उसको ख्यातनाम बना दिया, दुनिया को पागल कर दिया। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी आउट हो जाते हैं तभी वो रात को होटल रूम में अपना बैट लेके ये कोशिश करते हैं कि अगर मैं किस तरह से खेला होता तो आउट नहीं होता था, और उसको फिर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसी तरह से वो दूसरी दफ़ा आउट नहीं होते थे, ऐसा कहा जाते थे। टी रंगराजन ने बताया अपनी एक स्पीच में कि रोज ऑफिस छोड़ने से पहले इतना देखो कि मैंने आज कुछ छोटा सा परिवर्तन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो करके ही ऑफिस छोड़ो। पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स बहुत पावरफुल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ रिजल्ट्स लाना चाहिए। एलन डोम नाम का एक अमेरिकन रियल्टर रोज 100 कॉल्स करते थे, उसमें से 60 कॉल्स तो लंच के पहले कर देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हफ्ते के 4 दिन 100 कॉल्स करते थे। वो बहुत बड़ा पावरफुल रूटीन है। एक सीईओ 15 मिनट की स्टैंडिंग मीटिंग सुबह शाम करते हैं अपने सीनियर लोगों के साथ, खड़े खड़े मीटिंग करने के 15 मिनट ही। दूसरा सीईओ हमेशा देखते थे कि कुछ कंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ आज। आपकी प्रोफेशनल हैबिट्स देखिए, आप पढ़ते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं वगैरह देखिए। और आपके पास पर्सनल एथिक्स भी अच्छा होना ज़रूरी है, पर्सनल डिसिप्लिन भी अच्छा होना ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रोज़ 1-1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं। दूसरा 1 घंटा हमेशा पढ़ते हैं और जो ज्ञान मिलता है वो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं और अच्छे ट्रेनर भी बन गए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट रोज़ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते हैं, पढ़ते हैं, रोज़ की एक विनिंग फीलिंग आती है। आपकी हैबिट्स देखो, अगर आप लेट उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सोने को लेट जाते हैं, तो आपकी जो हैबिट्स है वो आपके वर्क एथिक्स के ऊपर असर करेगी और आपके गोल अचीवमेंट की प्रक्रिया में भी उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव आएगा। ये लोग और भी बहुत कुछ करते हैं। 2 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने ये लॉकडाउन के टाइम में अपने सभी कस्टमर्स को 2 दफ़ा टच किया। सिर्फ कैसे हैं आप सब लोग कैसे, वो पूछने के लिए, बिजनेस की कोई बात नहीं की। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग वॉक के टाइम प्रैक्टिस करते हैं, बात लेते लेते प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते लेते प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तैयारी करके जाते हैं। अनदर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र,
बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, इमेजिनेटिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ये सब लोग फ्यूचरिस्टिक है, अपने अतीत के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, अतीत को छोड़ देते हैं। आपका वर्क एथिक्स बहुत पावरफुल होना जरूरी है। अगर वर्क डिसिप्लिन कमज़ोर रहा तो आपको तकलीफ होगी। आपके पास एक बहुत अच्छा रूटीन होना जरूरी है, बिकॉज रिजल्ट्स लाई इन रूटीन्स ओनली। नेक्स्ट 5वां गेम चेंजर है सपोर्ट कमांडोज। एक कंपनी में रिकवरी का प्रॉब्लम बढ़ गया था, बहुत बढ़ गई थी रिकवरी। मुझे एमडी ने पूछा क्या किया जाए। मैंने बोला एक टीम बनाइए, 3-4 लोगों की, काबिल लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की, स्ट्रांग लोगों की, और इसको रिकवरी कमांडोज बोलिए, और उनको कमांडोज की तरह बिहेव करके रिकवरी करना है। 3 महीने के अंदर 70% रिकवरी कर दी थी। आप एक अच्छा टीम बनाइए, कमांडोज की टीम बनाइए, 2 या 3 लोग जो आपके बड़े गोल है वो अचीव करने में आपको मदद करेंगे। इंटेलिजेंट होने चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाले होने चाहिए। आपके स्टाफ में से भी सिलेक्ट करके तैयार कर सकते हो, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग पीपल चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव चाहिए। आपकी जितनी लो पे ऑफ एक्टिविटीज़ है वो अपने स्टाफ को दे दीजिए, कोई भी लो पे ऑफ एक्टिविटीज़ में नहीं जाइए, हाई पे ऑफ एक्टिविटीज़ संभालिए। एक बात याद रखिए कि हमें अकेले कुछ कर नहीं पाते। वी ऑलवेज नीड अ टीम टू अचीव समथिंग इन लाइफ। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी सपोर्ट कमांडोज आपको बहुत मददरूप हो जाएंगे। आखिरी और छठा गेम चेंजर है सीरियसनेस अबाउट द गोल। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि गोल सेट करने में बहुत उत्साह दिखाया जाता है, लेकिन गोल अचीव करने में इतना उत्साह नहीं दिखाया जाता। अचीवर्स आर इन ग्रेट हरी, उनको अभी का अभी सब कुछ करना है। दे हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। माइकल जॉर्डन ने कहा है कि वो मैसिव स्टेप्स लेते हैं, इमीडिएट स्टेप्स लेते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं और फास्ट स्टेप्स लेते हैं। इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि आप टॉपल हो जाए, आप गिर जाए, लेकिन स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड से बहुत बड़ा काम छोटा हो जाता है, और अगर धीरे धीरे करोगे तो छोटा काम बहुत बड़ा हो जाता है। हमें सिर्फ डेडलाइंस डिसाइड नहीं करनी है, डेडलाइन को रिस्पेक्ट भी करना है। अगर हम डेडलाइंस को बदलते रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। नई डेडलाइंस बार बार सेट करने से लोगों का उत्साह भी चला जाता है, एनर्जी भी चली जाती है। डोंट सीक परफेक्शन। Achievers don't seek perfection, they seek results. Don't wait for the best time or the right time, now is the right time. एक नियम बनाओ कि रोज़ मैं अपने गोल के लिए 2 घंटा निकालूंगा कम से कम, या तो मैं कुछ 5 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लूँगा जिससे मैं गोल की दिशा में आगे बढ़ सकूँ। गोल डेडलाइन के पहले अचीव कीजिए। आपकी टीओटी के गोल की डेडलाइन है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर के लिए क्यों रुकना। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता था कि आप 10 महीना गिन के ही काम करो, 2 महीना बोनस में रखिए। अक्टूबर में आपका गोल अचीव कर डालिए। नॉट ओनली अचीव योर गोल बट यू एक्सीड योर गोल। मूव अहेड बिकॉज यू कैन। एवरी डे you must move forward and upward towards your goal. आज नहीं हुआ है
तो कुछ कमी है। सो देयर आर 6 गेम चेंजर्स। नंबर 1, एंकरिंग, बहुत पावरफुल है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। दूसरा, सुटेबिलिटी, हमने सोचा भी नहीं है कि हम सुटेबल है कि नहीं है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ये सुटेबल हो जाएंगे तभी डेफिनेटली हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सारथी, एक मेंटर रखिए। एथिक्स, वर्क डिसिप्लिन। सपोर्ट कमांडोज, पावरफुल टीम, 2 या 3 आदमी की आपके बड़े गोल अचीव करने के लिए। और सीरियसनेस अबाउट द गोल। एक्शंस को रिजेक्ट मत कीजिए। हम जैसे हमको सेल्स में रिजेक्शन मिलता है, ऐसे हम एक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, सीरियसनेस नहीं दिखाते। डोंट रिजेक्ट एक्शंस, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। सो द ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक इट द वर्ड एसेस। अपने आप को ये 6 पॉइंट्स के ऊपर एसेस कीजिए और देखिए कि आप कहाँ हैं, और इनका इस्तेमाल करने से यू विल रियली एक्सपीरियंस द गेम चेंजर। आखिर में इसी के साथ जुड़ी हुई एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। आर्मेनिया में बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले, एक भूकंप हुआ और कुछ 30,000 लोग मर गए। एक यंग मैन दौड़ता हुआ घर गया अपने बीबी बच्चों को देखने के लिए। बीबी सलामत थी, बच्चा स्कूल में गया था, तो उस बेबी को बाहर बिठा के वो स्कूल जाने के लिए दौड़ा। बीबी ने पूछा मैं साथ में आऊँ, तो उसने ना बोला कि नहीं। वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि पूरा बिल्डिंग स्कूल का गिर गया था। उसकी आंख में से आंसू बहने लगे। बाकी के पेरेंट्स भी रो रहे थे। उसको पता था कि उसका क्लास कहाँ था, कौन से कमरे में था। पहले सीधे जाने का, फिर राइट टर्न लेने का, फिर लेफ़्ट लेने का, फिर अगेन राइट लेने का। कोने में, लेफ़्ट के कोने में आखिरी में उसका क्लास था। वो वहाँ पहुँचा और जो डेबरी है मकान का गिरने का, ब्रिक्स वगैरह, वो हटाने लगा। तो दूसरे पेरेंट्स ने कहा कि ये क्या फ़ायदा है ये सब करने से, अभी सब खत्म हो गया। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स मत दीजिए। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा चल रही थी, अंधेरा था। वो निकालते गया 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा, 35 घंटा, भूखा प्यासा, 35 घंटा उसने सब निकालते गया। तभी सडनली बच्चों की आवाज़ आई। वो अपने लड़के को हमेशा कहता था, नो मैटर वॉट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू माई सन। उसके सन का नाम अल्फ्रेड था। वो जोर से चिल्लाया, अल्फ्रेड। नीचे से आज, डैडी आई न्यू यू वुड कम बिकॉज यू ऑलवेज टोल्ड मी यू वर ऑलवेज देयर फॉर मी। हुआ ही था कि जब भूकंप हुआ तभी ज़मीन फट गई और इस क्लास में जितने बच्चे थे वो अंदर खड्डे में चले गए और बच गए। सभी बच्चों को बाहर निकाला। इसका मैसेज ये है कि आपके गोल को आपने प्रॉमिस दिया है कि आप आएंगे, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं मेरा गोल अचीव करूँगा, 100% करूँगा। अगर लोग आपको कुछ कहे नेगेटिव तो मत सुनिए। बारिश होगी, तकलीफ आएगी, हवा चलेगी, अंधेरा होगा, आप भूखे होंगे, प्यासे होंगे, लेकिन हिम्मत मत हारना, अपना गोल अचीव करो। तू न थकेगा कभी, तो न मुड़ेगा कभी, तो तू न रुकेगा कभी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल्स। तो पता चल गए आपको वो 6 गेम चेंजर। अब पता चला आपको कि क्यों मैं मुरली मेहता जी को गुरुओं का भी गुरु कहता हूं। अब ये 6 गेम चेंजर को अपनी जिंदगी में अमल जरूर करना और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना देना।
अब मैं आपको बार बार रिवीजन करके नहीं बताने वाला। ये प्रोग्राम के खत्म होने के बाद खुद ही इसे रिवीजन करके देख लेना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।